Assalamu alaikum, and today we are discussing deconstruction theory, and that is by Jacques Derrida. So, deconstruction form of philosophical and literary analysis. So it is derived primarily from the works of Jacques Derrida in 1960s, and then it questions basically the fundamental conceptual distinctions, or what he terms as oppositions. So वो opposition का नाम देता है, और इसको it has got specific place in Western philosophy, or when we have a close examination of language and logic of philosophical and literary texts, so उसके लिए इसको use किया जाता है. अब ये deconstruction theory was a revolution. ये जिससे पहले तमाम तर theories आई थी, लिटरेरी थेरीज, ये उसके हवाले से एक रेवोल्यूशन लेके आया. ये एक रेवोल्यूशनरी थेरीज थी, क्योंकि इससे पहले वाली तमाम तक थेरीज जो थी ये एक तरह से सिमिलैरिटीज ढूंढती थी लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर, यूनिटीज ढूंढती थी. ये जो है इट सीक्स टू फाइंड आउट डिफरेंसेस, कॉन्ट्रडिक्शंस, पैराडॉक्सेस, एम्बिग्विटी एंड डिसइंटीग्रेशन. सो इन शॉर्ट लूप होल्स में ये उस टेक्स्ट को इवेल्युएट करते हैं. सो डिकंस्ट्रक्शन बेसिकली इसका एम क्या होता है कि लिटरेरी टेक्स्ट को इस तरह ना देखना कि एक यूनिफाइड होल है, बल्कि एक मल्टीट्यूड ऑफ मीनिंग्स हैं जो कि इस होल को बना रहे हैं, और ये उन मीनिंग्स की तलाश करता है. और इसको कई दफा टेक्सचुअल हैरेसमेंट भी कहा जाता है कि इंडिविजुअली और सोली ये एक एक वर्ड के ऊपर गौर करता है, उस पर अटैक करता है. So 1970s में ये टर्म इसको अप्लाई किया गया प्रॉपर्ली. डेराइडा और पॉल द मैन और हिलिस मिलर और बारबरा जॉनसन, इनके वर्क्स पे, ये जो बाकी स्कॉलर्स ये सारे इस पे रिलेटेड वर्क्स में बिजी थे. 1980s में it was designed as more loosely a range of radical theoretical enterprises in diverse areas of humanities and social sciences. इसको अप्लाई किया गया मुख्तलिफ यानी फिलोसफी से हट के सोशल साइंसेस के मुख्तलिफ रोल्स के अंदर, मुख्तलिफ जो एवेन्यूज हैं उनके अंदर. फॉर एग्जांपल बीट फिलोसफी, लॉ, लिटरेचर, साइकोएनालिसिस, आर्किटेक्चर, एंथ्रोपोलॉजी, थियोलॉजी, फेमिनिज्म, गे एंड लेस्बियन स्टडीज, पॉलिटिकल थ्योरीज, हिस्टोग्राफी एंड फिल्म थ्योरी. सो इन सब के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट किया गया. Now, the oppositions challenged by deconstruction, which have been inherent in Western philosophy since the time of ancient Greeks, are characteristically binary. So, और binary होने के साथ साथ ये hierarchical भी हैं, जिसमें एक pair of terms को use किया जाता है, जिसमें one member of the pair is assumed to be primary, और जिसको यहाँ पे fundamental भी कहा गया, और जो other member है उस pair का उसे सेकेंडरी और डेरिवेटिव कहा गया. फॉर एग्जांपल नेचर और कल्चर. सो नेचर को प्राइमरी और फंडामेंटल कहा गया, कल्चर को सेकेंडरी और डेरिवेटिव कहा गया. स्पीच एंड राइटिंग, सो स्पीच को फंडामेंटल और राइटिंग को डेरिवेटिव. देन माइंड एंड बॉडी, इसी तरह इनको भी प्राइमरी और सेकेंडरी. एंड देन एब्सेंस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, इनसाइड एंड आउटसाइड, लिटरल एंड मेटाफोरिकल. सो ये जो सेंसेस थी इनको इस तरह ये हायरार्किकल ऑर्डर्स दिए गए, या इनको बाइनरी ऑर्डर्स में मुतय्यन किया गया. ओके, जब क्वेश्चन ये उठता है कि जो डिकंस्ट्रक्शनिस्ट्स थे ये क्या करते थे. सो इन जनरल वी रीड लिटरेरी टेक्स्ट in order to establish unity and bring out meaning based on the entire reading. लेकिन जो ये डिकंस्ट्रक्शनिस्ट थे ये टेक्स्ट को रीड करते हैं इसलिए कि ये उसमें फॉल्ट लाइंस को ढूंढ सके, और जो टेक्स्ट थे उन्हें फ्रेगमेंट्स में पढ़ा जाता था. और एक डिकंस्ट्रक्शनिस्ट की जो रीडिंग है लिटरेरी टेक्स्ट की, वो तकरीबन जब वो उस रीडिंग को करता है या टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो इन फॉलोइंग पैरामीटर्स पे की जाती है, जिसमें से फॉर एग्जांपल वी कैन से कि टू प्रूव दैट टेक्स्ट डज नॉट हैव एनी सिंगुलर मीनिंग एंड इट मे बी रेड एंड अंडरस्टूड इन वेरियस वेज. कि जो टेक्स्ट लिखा गया जरूरी नहीं कि उसका एक मीनिंग हो, या एक मीनिंग जो दे दिया गया राइटर ने. नाउ इट इज विद पीपल, इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, इट इज लिटरेचर, सो इट कैन हैव सो मेनी मीनिंग्स. जितने लोग उसको पढ़ेंगे वो उसके मीनिंग्स मुख्तलिफ उससे अखज़ कर सकते हैं. फिर to find out the disassociation of ideas or discontinuity of style to prove that the text is not a single unit
and it is rather made up of different units of different kinds. कि जो मुख्तलिफ आइडियाज को डिसएसोसिएट करके इसमें बताया गया कि जो टेक्स्ट है इटसेल्फ इट इज नॉट अ सिंगल यूनिट, ये मुख्तलिफ यूनिट्स से मिलके बना हुआ है, यानी छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो मिलके उन्होंने एक बड़ा यूनिट बनाया. देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, व्हेन यू बिल्ड अप समथिंग. डीकंस्ट्रक्ट मींस कि आप उसके छोटे छोटे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका मुशाहिदा करते हैं, तो यहां पे ये हो रहा है. एंड देन और क्या करते हैं ये deconstructionists, so they look for various kinds of breaks in text to find out the possible repressed interpretation which could be brought out of the textual silence, यानी reading between the lines. यानी इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट है उसको ब्रेक किया जाता है और इसके अंदर इस तरह की इंटरप्रिटेशंस दी जाती हैं जो कि शायद रिप्रेस्ड हैं, जिनको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं किया गया. सो जो रीडर्स हैं वो अपने माइंड के हिसाब से उसको उसकी एक फ्री इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, विच मे नॉट बी गिवन बाय द वर्ड्स, बट यस व्हाइल रीडिंग बिटवीन द लाइंस वी मे बी एबल टू गेट व्हाट इज said in that, or what could we mean by what is said through the lines. So this is how a deconstructionist makes a deconstruction of any text that is given. Now further we have 3 levels which might be highlighted to further simplify the process of deconstructive reading. और कौन से वो 3 levels हो सकते हैं? Verbal, textual and linguistic. So इन 3 levels के ऊपर हम जो हैं ये process of deconstructive reading इसको apply कर सकते हैं. So the element level यानी verbal level, it is purely elementary in nature. A reader with a deconstructive view looks at the text laterally to find out the obvious contradictions or paradoxes or confusion. So first of all तो ये कि इन चीजों को monitor किया जाता है. Then a deconstructive reader would take the poem's basic idea and question it. तो ये verbal level की यानी elementary level की बात कर रहे हैं. First thing जो है इसमें तो यहाँ पे वो एक पोम के बेसिक आइडिया और क्वेश्चन को लेके आगे चलता है. फॉर एग्जाम्पल, if you suppose that poem Paradise Lost by John Milton is to be suggesting that God does everything right and he is just and upholds truth and righteousness, why did he create Satan anyway? And the idea of the poem falls flat when we think of the poem this way. Like, अब ये इस चीज को हम आर्ट फॉर आर्ट सीख लेंगे. वी आर नॉट कंसर्न्ड or we are not talking about what is said by Holy Quran or what is said by the religion. We are only talking about that work, art for the art's sake. So art for art's sake के अंदर हम देखेंगे कि मिल्टन ने जो कैरेक्टर्स बनाए जिसमें गॉड था, सैटन था. So God जो है he does everything right, he is all powerful there as shown in Paradise Lost. So how come this happens कि उसने फिर उसे क्रिएट किया सैटन को? लाइक ये कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि पैराडाइज लॉस्ट में से ली गई, या यू टेक एनीथिंग और एनी अदर टेक्स्ट जिसमें आपको फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ हैमलेट. सो हैमलेट जो है उसको अगर हम फर्दर डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी मे स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि गेटरूड जो है वो तो इटसेल्फ हरसेल्फ क्वीन थी. ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं. उसने फिर क्यों शादी की अपने हस्बैंड के भाई के साथ कि when she actually loves Hamlet as well, so she could live as a queen, she could work on all the things, she could control the things. अब ये अलग बात है कि उस जमाने में किंग यानी मेल हेयर होना चाहिए था या नियरेस्ट फैमिली जो किन होता था फैमिली में वो होगा, लेकिन जस्ट फॉर दिस रीजन कि ऐसा क्यों किया गया. सो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वर्बल लेवल के ऊपर जो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट हैं वो डेवलप करते हैं कि भाई ऐसा था तो ऐसा क्यों था, या किसी वर्क में ऐसा क्यों हुआ, या आप जिस तरह मूवीज देखते हैं तो उसकी स्टोरी में से आप कुछ फॉल्ट्स ढूंढते हैं. सो बेसिकली ये है कि डीकंस्ट्रक्शनिस्ट का ये काम. अब टेक्सचुअल लेवल पे क्या हो सकता है कि a close reading of text is carried with minute details to find the instances of shifts or breaks in the narrative or the continuity of the text. So ये जो shifts हैं ये बहुत डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, टाइम के हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, आइडिया के हवाले से, वर्ड चॉइसेस के हवाले से,
और टेक्निकल जो शिफ्ट है ग्रामेटिकल चॉइसेस की, और चेंज फ्रॉम थर्ड पर्सन टू फर्स्ट पर्सन स्पीकर और नरेटर जिसको हम कहते हैं, और चेंज ऑफ टेंस जो होता है। तो अगर आप कुछ देखें मतलब जिस तरह एक नज़म है वर्ल्ड वॉर मेड, लाइक उसमें बिफोर द वर्ल्ड वॉर मेड, सो इसमें हम मुख्तलिफ तरह के देख सकते हैं ब्रेक्स हैं पोम्स के अंदर। और अगर आप मॉडर्न वर्क्स को देखें, मॉडर्न वर्क्स जिस तरह के मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर या मॉडर्न ब्रिटिश जो पोम्स हैं, जिसमें हमारे पास फिलिप लार्किन है, हमारे पास जॉन एशबरी फॉर एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉन एशबरी, उसकी नज़मों को पढ़ते हुए वी फाइंड सर्टेन ब्रेक्स इन दैट। अब वो जो ब्रेक्स हैं बेसिकली वो टेक्सचुअल लेवल पे है कि हम जब टेक्सचुअल लेवल पे उन ब्रेक्स को देखते हैं वी गेट टू सी कि ओके यहाँ पे कुछ और कहा जा रहा था या आगे सीन्स चेंज हो गए। टी.एस. एलियट जो है उसका द वेस्टलैंड, उसको जब हम देखेंगे तो देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्सप्लेनिंग ऑफ आइडियाज, बहुत सारा कुछ डिफरेंट है उसके अंदर। तो एक तो ये होता है कि हम उसमें ये भी करते हैं कि चीज़ों के अंदर हम एक चेंज देखते हैं टेक्स्ट के अंदर, उसको एनालाइज करते हैं और एक एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है उन ब्रेक्स की बेस पे। एंड थर्ड वन इज के लिंग्विस्टिक लेवल, सो इट कंसर्न्स द फाइंडिंग ऑफ इंस्टांसेस विद द ऑथर इज पोइट or the poet himself is unsure about the powers of medium he or she is using, like that is language. For example, the instances when a poet says that no words can describe beauty of his beloved. So actually he is describing the beauty of the same person. So ये क्या है बेसिकली, ये भी एक लेवल है जिसको हम लिंग्विस्टिक लेवल कहते हैं कि वो कहता है कि मेरी जो महबूबा है उसके हुस्न को किसी अल्फाज के जरिए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वो एक्सप्लेन कर भी रहा है। तो ये थर्ड लेवल है विच इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक लेवल। सो जो एकेडमिक नीड्स होती है हमारी, वी हैव टू apply so many theories on literary works, on text, on poems, on literature. So उसमें deconstruction क्यों थोड़ा सा difficult हो जाती है बाकी चीज़ों के मुकाबले में, क्योंकि इसमें we are going the other way, हम चीज़ों के अंदर से contradiction ढूंढ रहे हैं, paradoxes ढूंढ रहे हैं, perplexities देख रहे हैं, और हम उसके अंदर जो उसकी एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करने में भी, यानी इसकी थ्योरी को अप्लाई करने में भी हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जो हमने लेवल्स डिस्कस किए ऑलरेडी, उन पे जाके हमें चीज़ों को परखना पड़ता है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है आपको चीज़ को, ताकि आप उसका एक डिकंस्ट्रक्टिव एनालिसिस कर सकें। ये थ्योरी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि इसके अंदर एम्बिग्विटी थी और प्रिप्लेक्सिंग बिलीफ्स थे, और you had to think a lot about certain things or themes which actually never existed in poems, जो कि reading between the lines जिस हमने पहले concept develop किया, लेकिन it was a major change, it was a major shift as far as literary theories और उसका analysis और उसकी application is concerned. So I hope इसका थोड़ा सा idea एक generate हो गया होगा आपके mind में. MCQs about the same are also available on my channel. Please have a look on that.